नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दुनिया में 7 अरब आबादी रहती है और इसमें से भी आधी आबादी महिलाओं की है और उसमें भी 1 अरब 10 करोड़ संख्या लड़कियों की है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन उनके सपने कभी कोख में बांट दिए जाते हैं तो कभी पैदा होने के बाद। वो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और यही सब देखते हुए 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने फैसला लिया कि हर साल 11 अक्टूबर बेटियों का दिन होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह दिन दरअसल दुनिया भर में बेटियों के विकास और उनसे जुड़ी चिंताओं पर प्रतिबद्धताएं जताने का दिन है। 21वीं सदी में जब हमें अपनी जिंदगी बेहतर करने की फिक्र करनी चाहिए थी, तब हम लड़कियों के बेहतर भविष्य और सुरक्षा की चिंता में डूबे हुए हैं। आज विशेष में बात बेटियों की। जानेंगे दुनिया भर में बेटियों का है और भारत में सरकारी कोशिशें क्या रंग लाई हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। लड़कियों के बेहतर भविष्य के लिए दुनिया एकजुट हो रही है। समानता और लड़कियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है और इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है। इस दौरान बेटियों के विकास से जुड़े कई संकल्प भी लिए जाते हैं। दुनिया के कई हिस्से अशांत हैं। सशस्त्र विद्रोह हो या प्राकृतिक आपदा, इंसान हर पल मौत के साए में जी रहा है, लेकिन इनका सबसे बड़ा असर पड़ता है महिलाओं और बच्चियों पर। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध, अकाल, उत्पीड़न और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों में से 75% महिलाएं और बच्चियां हैं। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि संघर्ष के दौरान शरणार्थी शिविरों में महिलाएं और बच्चियां यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारे कैलेंडर में। इसकी महत्वता इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमारे समाज में जो लड़कियों का जिस तरह से हम उनके साथ बर्ताव करते हैं, और ऐसी बात नहीं कि केवल जो गरीब तबका है वो ऐसे बर्ताव करता है, बट समाज में कुछ ऐसी धारणाएं हैं, ऐसी कुछ चलन है जिसकी वजह से हम लड़कियों के साथ समान व्यवहार कर नहीं पा रहे हैं। आज दुनिया भर में करीब 110 करोड़ लड़कियां हैं। इनके अधिकारों के लिए विश्व की हर संस्था प्रतिबद्ध है और इसी के लिए 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा से 66/170 संकल्प पारित हुआ। इसमें 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य समाज में घटती लड़कियों की संख्या बढ़ाना और लड़कियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना है। दुनिया भर में जारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इस बार बालिका दिवस की थीम बालिकाओं का सशक्तिकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और लचीला नियोजन रखा है। संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का मुख्य लक्ष्य किशोरियों की सुरक्षा, पढ़ाई, स्वास्थ्य, जीवन को बेहतर बनाना है। लड़कियों को मजबूत महिला बनाने पर संयुक्त राष्ट्र का हमेशा से जोर रहा है ताकि वो आगे चलकर हर क्षेत्र में सशक्त महिला की भूमिका निभाकर एक सशक्त समाज बना सकें। पिछले करीब 1.5 दशकों में वैश्विक समुदाय ने लड़कियों की बेहतरी के लिए कई काम किए हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षा, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, बेहतर स्वास्थ्य जैसे कदम शामिल हैं। लड़कियों को समान अधिकार के लिए वैश्विक समुदाय ने एकजुटता दिखाई है और अगले 1.5 दशकों के लिए सतत विकास की रूपरेखा भी तैयार की है। इसमें लड़कियों को बेहतर सहयोग और समानता का अधिकार देने का लक्ष्य है। जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल, जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आज मनाया जा रहा है, ये एक लैंडमार्क इवेंट है मेरे हिसाब से। और हमारे जो आजकल हम लोग का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आई थिंक इसको बहुत ही प्रोत्साहन देगा। गवर्नमेंट की नीतियाँ आई हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, आई थिंक उसमें ज़रूर चेंज आ रहा है।
धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आ रहा है। इस दिन भारत में भी हर साल कई कार्यक्रम होते हैं। वैसे भारत बच्चियों के मामले में हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। देश में राष्ट्रीय कार्य के तौर पर लड़कियों की बेहतरी के लिए 2008 से हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसके तहत लड़कियों से होने वाली असमानता की पहचान की गई और इस दिवस को मनाने का मकसद बालिका शिशुओं को नए मौके, लोगों में जागरूकता लाने, असमान व्यवहार को दूर करने, उचित सम्मान देने और उनके सभी अधिकारों की सुरक्षा है। इसके अलावा बाल लिंगानुपात में सुधार, शिक्षा और पोषण जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत की अगर बात करें तो देश में सूरत पहले से बदली है, लेकिन आज भी कई घरों में बेटी के जन्म लेने पर मातम छा जाता है। कई बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस यानी बेटियों का जश्न मना रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्या और हम और हमारा समाज बेटियों के पैदा होने पर खुश होता है? क्या हम उन्हें उनके अधिकार दे पा रहे हैं? आइए ऐसे ही कुछ सवालों का मंथन करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय इतिहास की बात करें तो वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वेदों और पुराणों को लिखने में भी महिलाओं का हाथ रहा। लेकिन इसके बाद महिलाओं की स्थिति कब और कैसे गिरी, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। लेकिन गाहे बेगाहे रजिया सुल्तान, नूरजहां, झांसी की रानी और बेगम हजरत महल जैसी सशक्त महिलाओं का जिक्र आता रहा, जिससे ये तो तय था कि महिलाओं में प्रतिभा थी और जब उन्हें मौका मिला उन्होंने दुनिया को दिखाया भी। लेकिन 20वीं सदी आते आते भारत का सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदल चुका था। औरत और मर्द के बीच काम बंट गए थे। लड़के का मतलब था आमदनी का साधन, लड़की का मतलब था पैसों का खर्च। इस सोच ने लड़की को बोझ बना दिया और आंकड़े इस बात की बानगी हैं। 1901 में कराई गई जनसंख्या में प्रति 1000 मर्दों में औरतों की संख्या 972 थी। 1911 में घटकर 964, 1921 में 955, 1941 में 945, 1961 में 941, 1971 में 930 और 1991 में 926, 2001 में ये अनुपात 933 और 2011 में 943 पर था। बेटी बोझ है क्योंकि आर्थिक रूप से बेटियों के पैदा होते ही परिवार पर, खास तौर से पिता पर एक बोझ महसूस किया जाता है समाज के अंदर, क्योंकि उसकी शिक्षा पर किया गया खर्च परिवार को के इस्तेमाल में नहीं आने वाला, उसको परिवार को लाभ नहीं मिलेगा, वो शादी करके कहीं और चली जाएगी। और दूसरा ये कि उसकी शादी में जो खर्च होगा उस खर्च के लिए जिस दिन वो जन्म होता है उसका, उस दिन से ही उसकी चिंता, क्योंकि हम लोग के यहाँ इतनी कुरीतियाँ हैं कि जब लड़की पैदा होगी तो दहेज के बारे में सोचते हैं, उसके अपने परिवार से ज़्यादा अच्छे परिवार में भेजने की कोशिश की जाती है ताकि लड़की सुखी रहे, लेकिन उस कोशिश के लिए बहुत सारा पैसा परिवार के लोगों को दहेज के रूप में पिता को देना पड़ता है। 2014 में यूनाइटेड नेशन द्वारा डॉक्टर जॉन मैरी की देखरेख में कराए गए एक अध्ययन सेक्स रेशियोज एंड जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन, हिस्ट्री, डिबेट्स एंड फ्यूचर डायरेक्शंस में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ऐसा नहीं था कि लड़कियों का जन्म कम हो रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु दर लड़कों के मुकाबले ज्यादा थी। जैसे 1951 में 0 से 6 साल की उम्र की लड़कियों की संख्या 983 थी, जो कि 10 साल बाद यानी 1961 के कुल लिंगानुपात में दिखनी चाहिए थी। लेकिन ये अनुपात बढ़ने की बजाय घटा। कारण रहा दहेज, जिसके कारण उन्हें बोझ समझा गया और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। कई इलाकों में तो जन्म के बाद उनकी हत्या भी होती रही। 80 के दशक में लिंग जांच की तकनीक के साथ कन्या भ्रूण हत्या के चलन ने तो स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। उत्तर भारत के कई राज्यों में तो अल्ट्रासोनोग्राफिक क्लिनिक मशरूम की तरह उगाए और बकायदा प्रचार करने लगे कि अभी 5000 रुपए खर्च कर आगे के 50 लाख रुपए बचाओ। 1991 में 0 से 6 साल की लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 927 रह गई। 1994 में सरकार ने PCNPNDT कानून लाकर लिंग जांच को गैर कानूनी बना दिया, लेकिन 2001 की जनसंख्या में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कन्या अनुपात 933 पर ही रहा। 2011 के सर्वे में इसमें सुधार हुआ।
लेकिन लिंग अनुपात 918 पर आ गया, यानी कन्याओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। 2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो इस समस्या को पहली बार गंभीरता से लिया गया। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ऐलान किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित हत्या को रोकना, कन्या के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को हरियाणा सरकार ने चुनौती के रूप में लिया और ये जरूरी भी था। 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात में राज्य में 1000 पुरुषों में मात्र 879 महिलाएं थीं। 0 से 6 वर्ष की कन्याओं का अनुपात मात्र 819 था। लेकिन 7 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आधुनिक इतिहास में पहली बार हरियाणा का लिंग अनुपात 950 को पार कर गया है। तो हम 2012 की बात करते हैं। एक समय था जब सेक्स रेशियो एट बर्थ सालाना 830 के आसपास थी और फिर जनवरी के बाद से जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ा कार्यक्रम हरियाणा पानीपत में लॉन्च किया गया और उसके बाद जब सचिवालय खुला और तेज़ी से काम करना शुरू किया तो पहली बार दिसंबर 2015 यानी केवल एक महीने में जो हमारी सेक्स रेशियो एट बर्थ 900 का आंकड़ा पार करी। तो वो एक बहुत बड़ा कदम था हरियाणा का, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। लेकिन लोगों ने कहा ये तो केवल एक महीना है। उसके बाद वही एफर्ट्स कंटिन्यू किए तो वर्ष 2016 में, पूरे वर्ष 2016 की अगर हम लिंग अनुपात एट बर्थ देखते हैं तो 900 आई। और इस समय अगर हम पिछले 6 महीनों का आंकड़ा देखते हैं, मार्च तक के आंकड़े हमारे पास हैं, यानी 3 महीने 2016 के और पहले 3 महीने 2017 के, मुझे बताते हुए खुशी होती है पिछले 6 महीने का आंकड़ा ये बता रहा है कि हरियाणा में सेक्स रेशियो एट बर्थ लगभग 930-35 के बीच में है। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि, कहाँ 830 और कहाँ 925-30, 100 अंक हम इसको बढ़ा पाए हैं पिछले 2-2.5 सालों में। इस संसार की किसी भी प्रजाति में नर और मादा एक दूसरे के पूरक हैं। एक का विनाश पूरी प्रजाति का विनाश हो सकता है। मानव तो सबसे विकसित प्राणी माना जाता है, वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? आज भी देरी नहीं हुई है। बेटी को प्यार की नजर से देख, वो सब कुछ कर सकती है, उसमें पूरी कायनात छिपी है। अमित श्रीवास्तव, राज्यसभा टेलीविजन। बेटियों को बचाना भारत में हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। सरकारी स्तर पर दशकों से कई कार्यक्रम चलाए गए। मौजूदा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू की और अब इसका असर भी दिखने लगा है। सरकार का दावा है कि देश में शिशु मृत्यु दर यानी IMR में कमी दर्ज हुई है और यही नहीं, नवजात बच्चे और बच्चियों की संख्या में जो अंतर है वो भी घट रहा है। हाल ही में जारी SRS बुलेटिन के मुताबिक साल 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर में 3 अंकों यानी करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2015 में जन्मे 1000 बच्चों में से 37 बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन साल 2016 में ये संख्या घटकर 34 रह गई है। साल 2014 में भारत के IMR में 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। 2015 में 9,30,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु होने का अनुमान है, जबकि साल 2016 में 8,40,000 नवजात शिशुओं की मौत हुई। यानी साल 2015 की तुलना में साल 2016 के दौरान भारत में 90,000 कम नवजात शिशुओं की मौत हुई। भारत में जन्मे कुल बच्चों की संख्या में भी काफी कमी देखने को मिली है। ये पहली बार घटकर 2.5 करोड़ के स्तर से नीचे आई है। भारत में ये रेशियो जो है अब बेटर होते जा रहा है। पहले हम 950 से भी कम थे और कुछ राज्यों में तो 850 प्रति 1000 नर्स बच्चों से भी कम हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है और खास करके जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, इसमें समाज और विभिन्न वर्गों पे काफ़ी से जानकारी आई है, जिसमें लोगों ने समझा है कि लड़कियों के साथ भेदभाव और असमानता ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। भारत सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS बुलेटिन के मुताबिक नवजात बच्चे और बच्चियों की संख्या में अंतर लगातार घटता जा रहा है। यह अंतर घटकर अब 10% से भी कम रह गया है। सरकार इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को काफी अहम मानती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते कुछ सालों में इस योजना पर काफी गंभीरता से काम किया है। सरकार ने शिशु मृत्यु दर में पिछड़े राज्यों पर खास ध्यान देने की पहल भी की। रिपोर्ट बताती है कि सशक्त क्रियाशील समूह यानी EAG वाले राज्यों में उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में
IMR में साल 2015 की तुलना में कमी दर्ज की गई है। बिहार में ये कमी 4 अंकों की दर्ज हुई, असम में 3 अंकों की, मध्य प्रदेश में 3, उत्तर प्रदेश में 3, झारखंड में भी 3, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान में 2-2 अंकों की कमी रही। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। योजना का बुनियादी लक्ष्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण से जुड़े दूसरे मुद्दों का समाधान करना है। योजना 3 मंत्रालयों, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय संचालित कर रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। सरकार की ये योजना सामाजिक मनोदशा, पुराने रिवाजों और भारतीय समाज में पितृसत्ता की मान्यताओं को चुनौती देती है। देश में 160 से ज्यादा जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। कई जिलों से बेहद उत्साहजनक प्रारंभिक रिपोर्टें भी मिली हैं। सरकार के मुताबिक ये योजना एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसके जरिए समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना भी है। योजना लागू होने के बाद हरियाणा में दिसंबर 2015 में 2 दशकों में पहली बार लिंगानुपात 900 के पार पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बालिकाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए देश में कई कानून हैं। देश का संविधान बालिकाओं और महिलाओं को गैर बराबरी और शोषण के खिलाफ संरक्षण देता है। हालांकि कानून की अनदेखी और सामाजिक विषमताओं की वजह से लड़कियों को बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। आजादी के बाद से ही आधी आबादी के अधिकारों को लेकर देश में कई कानून बनाए गए। संविधान निर्माताओं ने लड़के और लड़कियों को बराबर माना और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम प्रावधान किए। संविधान के अनुच्छेद 14 के जरिए महिलाओं को गैर बराबरी के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 15(3) के तहत सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान करने के निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 16 के तहत किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना भेदभाव के नियुक्ति का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 39(d) के तहत समान काम के एवज में पुरुषों के समान वेतन और अनुच्छेद 42 के तहत कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान किया गया। पंचायत संस्थाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी के लिए अनुच्छेद 243(d) के उपबंध 3 और 4 बनाए गए। कि लड़कियां ज़्यादातर अपना पोटेंशियल इसलिए नहीं रियलाइज़ कर पाती हैं क्योंकि वो घर से निकलने तक के लिए भी उन्हें कई बार सोचना पड़ता है। सड़क पे, घर के बाहर, स्कूल में, बस में, ट्रांसपोर्ट के मामले में और आम जनता और सामने, मतलब जहाँ भी पुरुष समाज है वहाँ पे उनके इनसिक्योर होने का चांसेस बहुत बढ़ रहा है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC में बालिकाओं के खिलाफ अत्याचार और शोषण रोकने के लिए कई धाराएं जोड़ी गईं। छेड़छाड़ के खिलाफ बालिकाएं धारा 354 के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं। यौन शोषण से जुड़े अपराध धारा 509 के तहत दंडनीय है। महिलाओं की तस्करी धारा 366(a) के तहत, वेश्यावृत्ति के लिए बेचना धारा 372 और खरीदना 373 के तहत दंडनीय अपराध है। IPC की धारा 370 और 370(a) के तहत मानव तस्करी दंडनीय अपराध है। इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा देने के प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश में कुछ पुराने लॉ थे, कुछ नए बने हैं। एक अभी पॉक्सो करके कानून बना है 2012 में, तो बहुत ही अच्छा कानून है और बच्चों के जो बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं उनके राइट्स के बारे में। पर अनफॉर्चुनेटली उस लॉ के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है, बच्चों को भी नहीं पता, इवन लॉ मेकर्स को और पुलिस वालों को भी नहीं पता। IT एक्ट, स्त्री का अशिष्ट रूपण रोकथाम अधिनियम 1986 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक का नियम, भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून और दहेज निषेध कानून 1961 के तहत आधी आबादी को सुरक्षा देने की कोशिशें की गई हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट में महिलाओं के लिए उपबंध, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 और विशाखा गाइडलाइंस जैसी पहल शामिल हैं। खनन कानून 1952, बीड़ी और सिगार श्रमिक कानून 1966, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून 1979,
एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कानून 2009 में भी महिलाओं के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। इकोनॉमिकली तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन अगर आप एजुकेशन की बात लें, हेल्थ की बात लें, जेंडर इक्विटी की बात लें, ऐसे कई मुद्दे हैं जहाँ भारत टॉप 100 में भी नहीं आ पाता है, एक्चुअली उससे नीचे है। और ऐसी स्थिति में देश के लिए चिंताजनक बात है। और हमारे जो राजनीतिक दल हैं और जो समाज है, उसके लिए सोचने की बात है कि हमारी ऐसी स्थिति क्यों है, जबकि हम आज दुनिया के अग्रणी देशों में गिने जाते हैं। लेकिन तमाम कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं के लिए बराबरी और सुरक्षा जैसे मुद्दे अभी भी चिंता का सबब हैं। देश में यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़े मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लड़कियां सड़क और कार्यस्थल और घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। देश की करीब 70% महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा की शिकार हैं। एनसीआरबी के मुताबिक देश में हर 2 मिनट में कोई न कोई महिला या बालिका किसी न किसी अपराध का शिकार बन जाती है। मोहम्मद फातेह टीपो के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भारत समेत एशिया और अफ्रीका में लड़कियां शिक्षा और सामाजिक बराबरी की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका में बहस का रुख ही दूसरा है। वहां उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी से ज्यादा उनके विषयों के चुनाव पर चर्चा होती है। हालांकि लड़कियां जीवन के हर क्षेत्र में वहां बराबर नजर आती हैं, लेकिन वहां भी कई चुनौतियां हैं। मसलन घरेलू हिंसा और यौन शोषण समेत कई समस्याओं का हल वहां भी आज तक नहीं खोजा जा सका है। जाते जाते आपको इसी खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। यूरोप में लड़कियां शिक्षा हासिल करने के मामले में लड़कों से आगे हैं। कुछ विषयों में तो लड़कियों की भागीदारी उच्च शिक्षा में 60% से ज्यादा है। यूरोप में लड़कों के मुकाबले ज्यादा लड़कियां माध्यमिक शिक्षा से आगे पढ़ाई जारी रखती हैं। हालांकि विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी, साइंस और गणित जैसे विषयों में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है। यहाँ लड़कियां उन विषयों को तरजीह देती हैं जिनमें आसानी से रोजगार मिल जाए। यूरोपीय संघ के 28 देशों में स्नातक स्तर पर करीब 80% लड़कियां शिक्षा और ट्रेनिंग, स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग जैसे विषयों का चुनाव करती हैं। अमेरिका और वेस्ट यूरोप के देशों में ये देखा गया है कि वहाँ पे अगर भेदभाव का चलन है भी तो इस कदर हावी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से थोड़ी ज़्यादा आज़ाद हैं। और जिन भी देशों में आर्थिक रूप से महिलाएं आज़ाद हो पाई हैं, वहाँ पे इंस्टेंस ऑफ वायलेंस और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मुद्दे कई बार कम होते हैं बनिस्बत की ऐसे परिवारों में, ऐसे समाज में जहाँ पुरुष ही सब कुछ कमा रहा है। यूरोपीय संघ ने साल 2020 तक शिक्षा को लेकर नए लक्ष्य तय किए हैं। इनके तहत माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट 10% कम करने का संकल्प लिया गया है। यूरोपीय संघ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। हालांकि गरीबी को पूरी तरह खत्म करने और लड़कियों को हर क्षेत्र में बराबरी दिलाना भी यूरोपीय संघ के एजेंडे में है। इनमें राजनीति, व्यापार और कारोबारी क्षेत्र शामिल हैं। यूरोप की सक्रिय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 22% है। वेतन के मामले में भी यूरोप गैर बराबरी का शिकार है। यहाँ पुरुष महिलाओं के मुकाबले समान काम के लिए औसतन 15% ज्यादा वेतन पाते हैं। जहाँ भी इकोनॉमिक थोड़ी संपन्नता आ गई है, वहाँ पे वायलेंस और सिक्योरिटी के इश्यूज थोड़े कम हैं। और ये चीज़ भारतवर्ष में भी देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ भी महिलाएं आत्मनिर्भर हो पाई हैं या उनके पास रोजगार के कुछ ऐसे साधन हो पाए हैं जिसमें वो कुछ कमा धमा रही हो, तो उनके साथ भाव कम हो रहा है, उनके साथ सिक्योरिटी इश्यूज कम हो रही है, वो अपनी आवाज़ उठा पा रही हैं। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिससे कि लड़कियां जो हैं वो अपना हक पा सकें। अमेरिका में लड़कियों की हालत एशिया और अफ्रीका से काफी बेहतर है। हालांकि अमेरिका के कुल गरीबों में महिलाओं की हिस्सेदारी 75% है। अमेरिका में माध्यमिक या उससे ऊपर के स्तर की शिक्षा हासिल करने वाले कुछ छात्रों में लड़कियों की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। हालांकि लड़कियां यहां भी पूरी तरह महफूज नहीं हैं। अमेरिका में औसतन हर 3 में से 1 लड़की यौन हिंसा की शिकार है। 19.3% अमेरिकी लड़कियां जीवन में किसी न किसी समय यौन हिंसा का शिकार बनती हैं, जबकि 43.9% लड़कियों को किसी न किसी तरह के यौन हमले का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है वहाँ पे सोसाइटी हमारे यहाँ ज़्यादा अवेयर है। हालांकि अगर सेक्सुअल एब्यूज़ की बात करें तो दुनिया के हर देश में है वो।
चाहे कितना संभ्रांत देश हो, कितना एडवांस देश हो या कितना गरीब देश हो। और हमारे देश में भी अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द इकोनॉमिक सोसाइटी हर जगह है ये। तो कुछ चीज़ों में वो लोग भी सिचुएशन को झेल रहे हैं, हम इसको झेल रहे हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद अमेरिका समेत यूरोप के कई देश रहने के लिहाज से दुनिया की सबसे बेहतरीन देशों में से शुमार हैं। इनमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। अमेरिका और यूरोप में यौन हिंसा और शोषण को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की गई है। एशियाई देशों के मुकाबले यहाँ आरोपियों को सजा मिलने की दर भी ज्यादा है। कानून सख्त और अदालतों में अपराधियों के बच निकलने की दर भी काफी कम है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगब मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।